हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 14 फरवरी से होने वाले 10वीं के एग्ज़ाम पेपर में शामिल होने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव परकर्म से दिया गया है और पहला सवाल ये पूछा गया है कि पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर पूछे जाते हैं। तो आसान शब्दों में इसका आंसर लिखिएगा कि पोषण वह जटिल जैव परकर्म है जिसमें जीव किसी न किसी रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। दोस्तों, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। ये रहा पहला पोषण जिसका नाम है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। अब यहाँ से ये भी सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो बता दीजिएगा पोषण के 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अमीबा में पोषण क्रिया को समझाइए। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल 2-3 बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आसान सा इसका आंसर लिखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कैसे है, तो जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिकाओं से बना होता है उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा। और वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे कि जानवर हो गए, मनुष्य हो गए। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन करता है और अनपचा भोजन त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके आवश्यक पदार्थों को लिखिए। देखिए, सभी हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। यानी जितने भी हरे पादप हैं वे सभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा पत्तियों की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। साथ ही CO2 गैस मुक्त होती है, इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं जी। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ निम्नलिखित है। यहाँ से बहुत बार मैट्रिक एग्जाम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना आवश्यक है। तो ये रहा पहला, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्लोरोफिल और उसके बाद में लिखिएगा जल, जिसे हम लोग H2O कहते हैं। अब यहीं से मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे गए थे कि वायुमंडल में N2 यानी नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति कितनी है, तो याद रखिएगा 78% है। कार्बन की उपस्थिति कितनी है, तो दोस्तों याद रखिएगा 0.03% है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में जाकर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनके ऑप्शन में 0.003% भी दिया रहता है, तो ये आपका आंसर गलत होता है। 0.003% आपका सही होता है। ऑक्सीजन की बात किया जाएगा तो लगभग ये 21% जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति है। अगला सवाल कहता है कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। देखिए, समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह पोषण परकर्म द्वारा प्राप्त हमें भोजन से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण समस्त जीवों के लिए काफ़ी आवश्यक है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि श्वसन क्या है। देखिए, श्वसन एक जटिल जैव परकर्म है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसे हम लोग श्वसन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं अवायवीय श्वसन, जिसे हम लोग अनक्षी श्वसन कहते हैं। दूसरा होते हैं वायवीय श्वसन, जिसे हम लोग अक्षी श्वसन के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये भी सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है।
रोमन नंबर 1 में लिख आइएगा कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी अवायवीय जो श्वसन है, यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये संपन्न हो जाएगा, लेकिन वायवीय श्वसन जब तक ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगा ये संपन्न हो ही नहीं सकता है। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन में कोशिका द्रव में संपन्न होता है, जबकि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब अगला सवाल पूछा गया है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन कीजिए, और ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आइए जान लेते हैं कि मनुष्य में श्वसन क्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। यहाँ पे लिखिएगा कि मनुष्य में श्वसन 2 तरीके से संपन्न होते हैं। पहला चरण में वायु से ऑक्सीजन नासिका के द्वारा फेफड़े में पहुंचती है, यानी मानव के शरीर में श्वसन 2 माध्यम से संपन्न होते हैं। पहला चरण में क्या होता है कि वायु यानी हवा से ऑक्सीजन यानी जो O2 होती है, ये नासिका यानी नाक के द्वारा फेफड़े तक पहुंचती है, जिसके दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं की हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है, जो शरीर के संपूर्ण भाग तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वह पुनः टूटकर फिर से हेमोग्लोबिन में बदल जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि ऑक्सीजन के फलस्वरूप बने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जो फेफड़े के कोशिकाओं में जाकर पहुंचकर नासिका के द्वारा बाहर निकल जाता है, और ये होता है श्वसन का दूसरा चरण। उसके बाद में कहता है कि परिवहन क्या है। ये सवाल ही मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कहता है कि परिवहन क्या है, तो उपयोगी पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचने और अनुपयोगी पदार्थों का कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में प्रमुख अंतर किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। देखिए, जाइलम और फ्लोएम में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। जाइलम की कोशिका मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। यानी जाइलम यदि उत्तक की बात किया जाएगा ना, तो जाइलम की कोशिका मरा हुआ होती है, तो वहीं पे फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम द्वारा खनिज लवण और जल का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा केवल खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। जाइलम के द्वारा परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम में जो मुख्य अंतर है, इस प्रकार से आप स्पष्ट कर सकते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। आसान शब्द में इसका आंसर लिख आइएगा कि प्रत्येक वृक्क में 10,000 नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क में कितना नेफ्रॉन होते हैं, तो 10,000 नेफ्रॉन होते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस नामक एक कोशिका गुच्छ पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बोमेन संपूर्ण नेफ्रॉन जलिकाएँ अभिवाही धमनी के साथ साथ अपवाही धमनी भी पाए जाते हैं। अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी से अधिक होता है, जिसके कारण उच्च दाब के अधीन रक्त छानने का कार्य करता है, जिससे प्रोटीन खनिज लवण तो छान लिए जाते हैं, किंतु यूरिया, यूरिक अम्ल और ये एमिनो अम्ल नहीं छन पाता है, जो बोमेन कैप्सूल में जाकर जमा हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग निस्यंदन कहते हैं। जब छानित द्रव नेफ्रॉन की जलिकाओं से होकर गुजरती है तो ग्लूकोज रक्त नलिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, जो मूत्रनली के द्वारा मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है और समय समय से बाहर निकल जाता है। ये है श्वसन का दूसरा चरण। अब अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है कि मधुमेह के रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा की जाती है क्यों। आसान शब्द में इसका आंसर लिख आइएगा कि इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होती है, तो याद रखिएगा इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जो रक्त में उपस्थित चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब किसी कारणवश इंसुलिन का स्राव कम या नहीं हो पाता है तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः रोगी को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा इसलिए की जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस यानी विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था।
आशा करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।